हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं डिटेक्शन ऑफ नोन एंड अननोन म्यूटेशंस के बारे में। ठीक, तो म्यूटेशन क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं, म्यूटेशन मतलब होता है सडन चेंज। तो म्यूटेशन हमारा जेनेटिक्स में, हमारे जीन्स में, डीएनए के सीक्वेंस में किसी तरह का भी कोई चेंज, या तो सीक्वेंसिंग पैटर्न में चेंज, क्रोमोसोमल किसी भी तरह के चेंज को हम म्यूटेशन कहते हैं। मतलब हम जानते हैं कि डीएनए में हमारी जो सीक्वेंसेस होती हैं वो कुछ पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए कोड करती हैं। तो हो सकता है कि उन सीक्वेंसेस में कुछ इस तरह का चेंज हो जाए कि वो गलत अमीनो एसिड्स के लिए चेंज करें, और वो म्यूटेशन हमारे लिए हानिकारक हो सकती हैं। तो अगर म्यूटेशन को हम डिफाइन करना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं कि म्यूटेशन इज़ अ चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन कोडिंग पोर्शन ऑफ द डीएनए। म्यूटेशन क्या होता है? जो हमारा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है डीएनए का, उसके कोडिंग सीक्वेंस में कुछ चेंज हो जाए, विच में अल्टर द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन। जो हमारे अमीनो एसिड के सीक्वेंस को अल्टर कर दें, अल्टर मतलब होता है चेंज कर देना, और अ चेंज इन नॉन कोडिंग रीजन्स ऑफ डीएनए विच हैज़ द पोटेंशियल फॉर चेंजिंग एक्सप्रेशन ऑफ जीन। ये तो हो सकता है कि वो कोडिंग रीजन्स को भी चेंज कर दे और म्यूटेशन कॉज कर दे, या फिर नॉन कोडिंग रीजन्स को भी वो म्यूटेट कर सकता है, कुछ चेंज कर सकता है, लेकिन उसकी वजह से भी हमारे जीन के एक्सप्रेशन में कुछ चेंज आ जाएगा। अब बिल्कुल सोचिए, अगर नॉन कोडिंग रीजन्स में भी किस तरह का म्यूटेशन हो गया और वो किसी गलत प्रोटीन के लिए कोड करने लगी, तो हमारे लिए तो दिक्कत की ही बात है। तो एक ये हो गया। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहना चाहें तो म्यूटेशन क्या होता है? तो म्यूटेशन इज़ अ चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो हमारा म्यूटेशन होता है वो किसी ऑर्गेनिज्म के डीएनए सीक्वेंस में किसी भी तरह का चेंज हो जाए, उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। और आगे अगर और भी लिखना चाहे या कहना चाहे तो क्या कह सकते हैं? रिजल्टेड फ्रॉम एरर इन डीएनए रेप्लिकेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन एक्सपोजर टू म्यूटेशन और वायरल इन्फेक्शन। ये बता रहा है कि रिजल्टेंट मतलब हो सकता है डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम, सेल डिवीज़न के टाइम कुछ गलती हो गई, उस वजह से भी म्यूटेशन हो सकता है, या फिर किसी अलग इन्वायरमेंटल कॉज से भी म्यूटेशन हो सकता है, जिसे हम, और इन्वायरमेंटल का मतलब बाहरी किसी भी रीज़न से, अगर मान लीजिए एक्सरेज रेज से, अल्ट्रावायलेट रेज से किसी भी तरह का हमारा म्यूटेशन हो गया, हम उसको म्यूटाजेन कहते हैं। म्यूटाजेन, ठीक। म्यूटाजेन मतलब किसी केमिकल के द्वारा, म्यूटाजेन मतलब म्यूटेशन कॉज करने वाला, कोई भी चीज़ म्यूटेशन कॉज करने वाला, उसको हम म्यूटाजेन कहते हैं। तो ये तो हुआ हमारा कि क्या होता है म्यूटेशन। हमने पढ़ना है डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशन के बारे में, कि हम किस तरह से पता लगा सकते हैं। मान लीजिए हमारा डीएनए का सीक्वेंस है, तो हम कैसे पता लगा सकते हो उसमें कि हमारा म्यूटेशन हुआ है, किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। उन तरीक़ों के बारे में हमें पढ़ना है, टेक्निक्स के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, हमारे पास म्यूटेशन पता लगाने के कई सारे टेक्निक्स हैं। कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट और जो कॉमन टेक्निक्स हैं, जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो उनमें सबसे पहला हमारा आ जाएगा एमिस टेस्ट, ठीक। एमिस टेस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे म्यूटेशन डिटेक्शन इन ड्रोसोफिला। उसके बाद मॉलिक्यूलर टेक्निक्स हैं उनके बारे में, ठीक। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं एमिस टेस्ट के बारे में पढ़ना, ठीक। एमिस टेस्ट क्या होता है पहले हम पूरा समझ लेते हैं, उसके बाद ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। उसमें भी यही सब लिखा है जो मैं अभी बताऊंगी, ठीक। तो एमिस टेस्ट क्या होता है? एमिस टेस्ट एक ऐसा हमारा कह सकते हैं टेक्निक है या टेस्ट है, जिसकी वजह से हम कोई म्यूटाजेन के बारे में लगा सकते हैं। म्यूटाजेन मतलब अभी मैंने बताया जो म्यूटेशन कॉज करने वाला है। हम इस टेस्ट के द्वारा किसी केमिकल की उस म्यूटेशन कॉज करने की क्षमता को पता लगा सकते हैं, कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक्स केमिकल है, तो क्या वो म्यूटेशन कॉज कर सकता है, हम ये पता लगाते हैं, ठीक। इस टेस्ट में हम क्या करते हैं? इस टेस्ट में हम एक बैक्टीरिया की स्पीशीज़ यूज़ करते हैं, जिसका नाम होता है साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, ठीक। साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, ठीक। तो हम इस बैक्टीरिया की स्पीशीज़ को यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि इस बैक्टीरिया को हम म्यूटेट कर देते हैं। हम नॉर्मल बैक्टीरिया को नहीं यूज़ करते हैं। हमने साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम की एक स्पीशीज़ ली बैक्टीरिया की, और हम उसको नॉर्मल स्पीशीज़ नहीं लेते, हम म्यूटेटेड स्पीशीज़ लेते हैं। मतलब हम उसमें कुछ म्यूटेशन हुआ होता है या किया होता है, ऐसा स्पीशीज़ लेते हैं। और किस प्रकार का म्यूटेशन? हम ऐसा म्यूटेशन वाला स्पीशीज़ लेते हैं जो कि हिस्टिडीन, हमारा एक अमाइनो एसिड होता है, उसको कोड ना कर पाए, ऐसा हम उसमें म्यूटेशन कर देते हैं कि हिस्टिडीन प्रोटीन को, वो अमाइनो एसिड को कोड ना कर पाए। जिसकी वजह से अब क्या होगा?
वो खुद हिस्टडीन कोड नहीं कर पाएगा तो वो हिस्टडीन की सिंथेसिस नहीं कर पाएगा। और अगर हम उस बैक्टीरिया को ग्रो करें, न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करें, तो अगर उसके पास हिस्टडीन नहीं प्रेजेंट होगा तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। अगर जब उसके पास हिस्टडीन प्रेजेंस होगा, हम उसमें कुछ केमिकल डालेंगे और अगर ग्रो कर जाए वो, तो मतलब वो खुद से तो हिस्टडीन सिंथेसिस नहीं कर रहा है, लेकिन अगर केमिकल डालने की वजह से वो ग्रो कर पा रहा है, मतलब इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हाँ, इससे म्यूटेशन हो रही है, इस केमिकल म्यूटाजेनिक है, ये म्यूटेशन कॉज कर रहा है। ठीक, क्या होता है देखिए, मैं बता रही हूँ अभी क्या होता है हमारा। हम सबसे पहले तो एक बैक्टीरिया की स्पीशीज़ लेते हैं जिसका नाम होता है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। हम इस स्पीशीज़ की म्यूटेंट स्पीशीज़ लेते हैं, म्यूटेंट वर्जन लेते हैं इसका। म्यूटेंट वर्जन लेते हैं मतलब कि हम ये जो हमारा साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम इस बैक्टीरिया है, ये हमारा हिस्टिडीन प्रोटीन या हिस्टिडीन अमाइनो एसिड कोड नहीं कर पाएगा। हमने जो हिस्टिडीन कोड करने वाली सीक्वेंस है उसमें कुछ चेंज कर दिया है, म्यूटेशन कर दिया है स्पीशीज़ में, जिसकी वजह से हिस्टिडीन कोड नहीं कर पा रहा है, हिस्टिडीन नहीं बना पा रहा है। ठीक, क्या लिख दिए, कांट सिंथेसाइज हिस्टिडीन। ठीक, तो ऐसे स्पीशीज़ को हम कहते हैं हिस्टिडीन माइनस या हिस्टिडीन नेगेटिव। ठीक, इतना समझ में आया। हम क्या करते हैं, एमिस टेस्ट में हम बैक्टीरिया की स्पीशीज़ को लेते हैं जिसका नाम होता है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। हम इसकी नॉर्मल स्पीशीज़ नहीं लेते हैं, हम म्यूटेंट स्पीशीज़ लेते हैं। म्यूटेंट इस तरीके से कि हमने इसके सीक्वेंस में इस तरह से चेंज कर दिया होता है कि ये हिस्टिडीन अमाइनो एसिड को कोड नहीं कर पाएगा। अब हम क्या करते हैं कि हम एक प्लेट लेंगे, पेट्री डिश लेंगे, पेट्री प्लेट लेंगे। पेट्री प्लेट में हम सारे न्यूट्रिएंट मीडियम डालेंगे, जो जो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है वो डालेंगे, और इसमें हिस्टिडीन नहीं डालेंगे। ठीक, आप समझिए, अभी समझ में आ जाएगा। हिस्टिडीन डिफिशिएंट मतलब नहीं है इसमें, डिफिशियंसी मतलब कमी होती है, तो ये हिस्टिडीन डिफिशिएंट है, मतलब हमने हिस्टिडीन नहीं डाला है इसमें, और सारे न्यूट्रिएंट मीडियम डाले हैं साल्मोनेला को ग्रो करने के लिए, इस बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए। तो क्या होगा, आप खुद बताइए कि खुद हिस्टिडीन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, हमने न्यूट्रिएंट मीडियम में, ग्रोइंग मीडियम में हिस्टिडीन डाला भी नहीं, तो ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक, सिंपल, इतना समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, हम दूसरी प्लेट लेते हैं। इस प्लेट में हम सारे न्यूट्रिएंट मीडियम भी डालते हैं, और न्यूट्रिएंट मीडियम डालने के बाद साथ साथ हम इसमें हिस्टिडीन भी डालते हैं। खैर, एक बात और, हम हिस्टिडीन इसमें भी डालते हैं लेकिन बहुत कम अमाउंट में, बहुत कम मतलब बहुत कम अमाउंट में, क्योंकि थोड़ा सा वो ग्रो कर पाए इसलिए डालते हैं। लेकिन मतलब हम कह सकते हैं कि वो नेग्लिजिबल अमाउंट है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। लेकिन हमने इसमें कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ हिस्टिडीन डालते हैं, तो क्या होगा। और सुनिए, पहले हमने हिस्टिडीन भी डाला, सॉरी हिस्टिडीन नहीं, हम इसमें क्या डालते हैं, हम कुछ इसमें केमिकल्स डालते हैं, बहुत बहुत सॉरी, गलती की, केमिकल्स डालते हैं। इसमें केमिकल्स डालेंगे, क्या समझिए, पहले हमने इसमें साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम डाला, बैक्टीरिया अपना डाला, एसटी मतलब साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे कि हम इसमें कुछ केमिकल डाल देंगे। ठीक, हमने इसमें एक केमिकल डाला। अब क्या हुआ, जब हमने इसको, अब क्या करते हैं, हम 37 डिग्री सेल्सियस पर इंक्यूबेट करते हैं 2 दिनों के लिए, फॉर 2 डेज़। ठीक, उसके बाद हम जब 2 दिनों बाद देखेंगे ये प्लेट, तो इसमें देखेंगे कि हम बैक्टीरिया हमारी ग्रो नहीं कर पाएगी। और 2 दिन बाद हम जब इसमें देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कई सारी बैक्टीरिया की कॉलोनी बन गई है, हमारी साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम की कॉलोनी बन गई है। तो अब हम क्या इससे पता लगाते हैं, हम इससे ये पता लगाते हैं कि हमने जो ये केमिकल डाला है, हमने जो ये केमिकल यूज़ किया था, इसने ज़रूर कुछ ऐसा अल्टरेशन किया है जिसकी वजह से ये हिस्टिडीन प्रोड्यूस करने लगा है, और इसने अपनी ग्रोथ दिखाई है, कई सारी कॉलोनीज फॉर्म करके इसने अपनी ग्रोथ दिखाई है। इसका मतलब है कि ये केमिकल, जो भी हमने केमिकल यूज़ किया है, वो कार्सिनोजेनिक है, मतलब म्यूटेशन कॉज करने वाला, कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर कॉज करने वाला, ये म्यूटेशन कॉज करने वाला केमिकल है। ठीक, तो यही होता है एमिस टेस्ट में। और इसमें क्या ध्यान रखने वाली बात है कि हम इसमें लीवर एक्सट्रैक्ट यूज़ करते हैं। ठीक, अगर हम बाहर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम इसमें लीवर एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ये बिना लीवर एक्सट्रैक्ट के काम नहीं कर पाता है। ठीक, तो ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाली, ध्यान रखने वाली बात है। अब हम देखते हैं कि जो जो हमने यहाँ देखा उसको थियरी के फॉर्म में भी समझ लेते हैं। ठीक,
तो अब देखिए एमिस टेस्ट क्या होता है। एमिस टेस्ट इज़ द बायोलॉजिकल ऐसे मतलब होता है टेक्निक टू एसेस द म्यूटाजेनिक पोटेंशियल ऑफ केमिकल कंपाउंड। एमिस टेस्ट एक ऐसा बायोलॉजिकल टेक्निक है जिसकी वजह से हम किसी केमिकल कंपाउंड की म्यूटाजेनिक पोटेंशियल, म्यूटाजेनिक मतलब म्यूटेशन कॉज करने की क्षमता को पता लगाते हैं। फिर इट यूटिलाइजेज बैक्टीरिया टू टेस्ट वेदर अ गिवन केमिकल कैन कॉज म्यूटेशन इन द डीएनए ऑफ टेस्ट ऑर्गेनिज्म। एमिस टेस्ट बैक्टीरिया का यूज़ करता है। यूटिलाइज मतलब होता है बैक्टीरिया का यूज़ करना, तो ये बैक्टीरिया का यूज़ करता है ये पता लगाने के लिए कि क्या कोई केमिकल है वो डीएनए में किसी तरह का म्यूटेशन कॉज कर सकता है या नहीं कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट द टेस्ट वॉज डेवलप बाई ब्रूस एंड एमिस। ये आप एमसीक्यू के लिए याद कर सकते हैं कि एमिस टेस्ट को ब्रूस एंड एमिस ने डेवलप किया था 1970 में। अब समझिए कि एमिस टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल मैंने स्टेप वाइज लिखा है बिल्कुल क्लियरेंस के लिए, और इससे आपको स्टेप भी समझ में आ जाएगा। तो क्या होता है एमिस टेस्ट का प्रिंसिपल, फर्स्ट क्या है कि एमिस टेस्ट यूजेस सेवरल स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। हमारा जो एमिस टेस्ट है वो बैक्टीरिया की कई सारे स्ट्रेन्स को यूज़ करता है। हमने सल्मोनेला से समझा, ये ई कोलाई को भी यूज़ करता है दैट कैन कैरी अ पर्टिकुलर म्यूटेशन। जो हमारा एमिस टेस्ट होता है वो बैक्टीरिया की कई सारी स्पीशीज़ को यूज़ करता है, स्ट्रेन्स को यूज़ करता है म्यूटेशन का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट म्यूटेशंस और मेड इन द हिस्टिडीन। हिस्टिडीन में कुछ पॉइंट म्यूटेशन कर दिए जाते हैं, मतलब जो हिस्टिडीन कोडिंग सीक्वेंस है हम उसमें कुछ चेंज कर देते हैं। और अगर हम ई कोलाई यूज़ कर रहे हैं तो ट्रिप्टोफान में, ठीक, ट्रिप्टोफान हम जानते हैं ई कोलाई में ओपरॉन होता है जो बनता है, तो वही है कि पॉइंट म्यूटेशन बना दिया। आप हिस्टिडीन से समझिए क्योंकि हम हिस्टिडीन से समझ रहे हैं। तो पॉइंट म्यूटेशंस आर मेड इन हिस्टिडीन साल्मोनेला टाइपीम्यूरियम। अगर हम साल्मोनेला टाइपीम्यूरियम यूज़ कर रहे हैं तो हम उसमें कुछ ऐसा चेंज कर देते हैं, म्यूटेशन कॉज कर देते हैं ताकि वो हिस्टिडीन नहीं सिंथेसाइज कर पाए। रेंडरिंग द बैक्टीरिया इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द करस्पॉन्डिंग एमिनो एसिड। रेंडरिंग मतलब होता है रोकना, और हम जब उसमें म्यूटेशन कॉज कर देते हैं साल्मोनेला टाइपीम्यूरियम में तो ये हिस्टिडीन नहीं प्रोड्यूस कर पाता है। ठीक, दिखा है ना, प्रोड्यूसिंग द करस्पॉन्डिंग एमिनो एसिड, ये हिस्टिडीन नहीं कर पाता है। ठीक, इतना समझ में आया प्रिंसिपल क्या होता है कि हमारा एमिस टेस्ट बैक्टीरिया की कई सारी स्ट्रेन्स को यूज़ करता है अपना म्यूटेशन चेक करने के लिए, और इसमें क्या कर दिया जाता है साल्मोनेला टाइपीम्यूरियम में हम क्या कर देते हैं, पॉइंट म्यूटेशन कर देते हैं जिसकी वजह से हिस्टिडीन नहीं सिंथेसिस हो पाता है, प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए क्या होता है। दीज म्यूटेशंस रिजल्ट इन हिज मतलब हमारा हिस्टिडीन और टीआरपी ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट ग्रो अनलेस हिस्टिडीन और ट्रिप्टोफैन इज सप्लाई। इस म्यूटेशन की वजह से जब तक हिस्टिडीन ना प्रोवाइड किया जाए, ठीक, तब तक ये ग्रो नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी हमने बात की कि यहाँ पे ये हिस्टिडीन डिफिशिएंट मीडियम है, आप यहाँ पे हिस्टिडीन प्लस पॉजिटिव मीडियम भी लिख सकते हैं कि हमने इसमें हिस्टिडीन भी डाला है और केमिकल भी डाला है। एक्चुअली हिस्टिडीन डालना भी आप कह सकते हैं कि ज़रूरी है क्योंकि हम केमिकल की सिर्फ चेक कर रहे हैं, हम केमिकल चेक कर रहे हैं ना कि हाँ ये म्यूटेशन कॉज कर सकता है कि नहीं। तो आप यहाँ पे हिस्टिडीन भी लिख सकते हैं कि हिस्टिडीन भी प्रेजेंट है इसमें, ग्रोइंग मीडियम में हमने, न्यूट्रिशन मीडियम में हमने हिस्टिडीन में डाला है। ठीक, तो देखिए यही बोल रहा है कि जो हमने क्योंकि म्यूटेशन कॉज कर दिया साल्मोनेला टाइपीम्यूरियम में, तो उसकी वजह से ये ऐसे ग्रो नहीं कर पाएंगी। जब तक उन्हें हिस्टिडीन ना प्रोवाइड किया जाए तब तक वो ग्रो नहीं कर पाएंगी। बट इतना समझ में अब आगे क्या होगा, बट कल्चरिंग हिस्टिडीन साल्मोनेला, मतलब ये साल्मोनेला हम यूज़ कर रहे हैं ना इसलिए यहाँ पर लिखा है, बट कल्चरिंग हिस्टिडीन इज इन अ मीडियम कंटेनिंग सर्टन केमिकल्स कॉजेस म्यूटेशन इन हिस्टिडीन इंकोडिंग जीन्स। लेकिन अगर हम साल्मोनेला को कुछ ऐसे मीडियम में ग्रो कराएं जो कुछ ऐसे केमिकल रखे जो म्यूटेशन कॉज कर दे हिस्टिडीन इनकोडिंग जीन्स में, ऐसे जीन्स जो हिस्टिडीन के लिए कोड करते हैं उनमें कुछ म्यूटेशन कॉज कर दे सच दैट दे रिगेन द एबिलिटी टू सिंथेसाइज हिस्टिडीन, ताकि वो बैक्टीरिया जो है वो अपनी रिगेन कर ले अपनी क्षमता को, फिर से पा ले हिस्टिडीन को सिंथेसाइज करने की क्षमता को। This is to say that when a mutagenic event occurs, base substitution or frame shift within the gene can cause inversion to amino acid prototropy. This is a reverse mutation. आइए ये बात क्या कर रहा है, देखिए वैसे अगर नॉर्मल सेंस में क्या होता है, कोई चीज़ नॉर्मल होती है और म्यूटेशन कॉज करती है, हम यहाँ पे म्यूटेंट स्पीशीज़ यूज़ कर रहे हैं अपना नॉर्मल स्पीसीज़ बनाने के लिए। ये कह सकते हैं ना एक सिंपल वर्ड में कि म्यूटेंट स्पीसीज़ यूज़ करें नॉर्मल स्पीसीज़ बनाने के लिए, तो ये यही कह रहा है, हम इसको रिवर्स म्यूटेशन कहेंगे। ठीक, दीज रिवर्टेड बैक्टीरिया, और जो बैक्टीरिया रिवर्ट हुई है उसको क्या कहेंगे, विल देन ग्रो इन हिस्टिडीन और ट्रिप्टोफैन डिफिशिएंट मीडिया। अब ये बैक्टीरिया जो हमने बना दिया है, अब उसके पास क्षमता आ गई है कि वो हिस्टिडीन को प्रोड्यूस कर सकती है, तो अब वो ऐसे मीडियम में भी ग्रो कर सकती है जहाँ पे हिस्टिडीन प्रेजेंट नहीं है।
क्या हुआ समझ में आया ना। हमने बैक्टीरिया लिया साल्मोनेला टाइपिम्यूरियम, उसमें म्यूटेशन कॉज किया जिसकी वजह से हिस्टिडीन नहीं सिंथेसाइज हो पा रहा था। फिर हमने कुछ केमिकल यूज़ किए जिसकी वजह से हिस्टिडीन सिंथेसाइज होने लगा। इसका मतलब ये है कि वो केमिकल म्यूटेशन कॉज कर सकता है। सिंपल इतना है, ठीक। अब आगे देखते हैं कि अ सैंपल्स म्यूटाजेनिक पोटेंशियल इज असेस्ड बाय एक्सपोजिंग अमीनो एसिड रिक्वायरिंग ऑर्गेनिज्म टू वेरिंग कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल एंड सेलेक्टिंग फॉर द रिवर्सल इवेंट। ये बोल रहा है कि किसी सैंपल की म्यूटाजेनिक पोटेंशियल को हम कैसे चेक करते हैं, अमीनो एसिड रिक्वायरिंग ऑर्गेनिज्म को, जो हमारा अमीनो एसिड रिक्वायरिंग ऑर्गेनिज्म है ना, ये इसको हिस्टिडीन चाहिए, लेकिन हमने हिस्टिडीन मीडियम में पहले हिस्टिडीन डिफिशिएंट मीडियम में ग्रो करा के देखा तो ग्रो नहीं हुआ, लेकिन बाद में हमने ग्रो कराया केमिकल की प्रेजेंट में, हिस्टिडीन की प्रेजेंट में, तो वो ग्रो कर गया और केमिकल की म्यूटाजेनिसिटी भी चेक हो गई। नेक्स्ट क्या है कि मीडिया लैकिंग द स्पेसिफिक अमीनो एसिड आर यूज फॉर दिस selection which allow only those cells that have undergone the reversion to histidine prototropid and survive and grow. It is the test causes this reversion is mutagen। और इस टेस्ट की वजह से हमने रिवर्जन हो गया, इसने सिंथेसिस कर दी हिस्टिडीन की प्रेजेंस में, और वो हमने सिंथेसिस हमने डाला लेकिन केमिकल डाला तभी उसने हिस्टिडीन सिंथेसिस की, ठीक। तो इसी तरह से हम पता लगाते हैं कि हमारा जो केमिकल है वो म्यूटाजेन है, ये म्यूटेशन कॉज कर सकता है, ठीक। तो ये हमारा एमिस टेस्ट है। अब हमारे और मेथड है कुछ, जैसे कि हमारा एक मेथड है म्यूटेशन डिटेक्शन इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला हम जानते हैं एक फ्रूट फ्लाई होती है, तो ड्रोसोफिला में म्यूटेशन डिटेक्ट करने के भी कुछ मेथड्स हैं, जैसे CLB मेथड है और अटैच एक्स स्टॉक्स, ठीक। ये अटैच एक्स स्टॉक्स ये क्रोमोसोम कह सकते हैं कि अटैच एक्स क्रोमोसोम मेथड है। क्या मेथड होते हैं ये, हम पहले ये देखिए कि इन ड्रोसोफिला सेवरल जेनेटिक स्टॉक्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड फॉर द डिटेक्शन ऑफ लीथल एंड विजिबल म्यूटेशन। ड्रोसोफिला में कुछ ऐसे चीज़ें कंस्ट्रक्ट जेनेटिक स्टॉक कंस्ट्रक्ट किए गए हैं जिसकी वजह से हम लीथल और विजिबल म्यूटेशन का पता लगा सकते हैं। लीथल म्यूटेशन क्या होते हैं, ऐसे म्यूटेशन जो मृत्यु कॉज कर सकते हैं, इवन लेड टू डेथ, मतलब डेथ कॉज कर सकते हैं। और विजिबल म्यूटेशन ऐसे म्यूटेशन होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, ठीक। द टू जेनेटिक स्टॉक्स मोस्ट कॉमनली यूज म्यूटेशन, ये बता रहा है कि जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज जो मेथड है हमारे पास वो है एक CLB है और एक अटैच एक्स क्रोमोसोम मेथड है। तो अब हम देखते हैं CLB मेथड क्या होता है। आइए पहले समझ लेते हैं CLB मेथड हमारा क्या है। देखिए CLB मेथड हमारा क्या होता है कि हम जानते हैं कि ड्रोसोफिला हमारी फ्रूट फ्लाई है जो, तो ड्रोसोफिला की जो फीमेल होती है, फीमेल इंसेक्ट, हम जानते हैं फीमेल में XX होता है हमारे 6 क्रोमोसोम और मेल में XY। आप समझिएगा ये CLB मेथड है। तो हम क्या करते हैं, हम कह सकते हैं मुलर सर थे हमारे एक साइंटिस्ट, तो उन्होंने क्या किया कि ये जो फीमेल ड्रोसोफिला है ना, इसके जो 6 क्रोमोसोम्स हैं, तो इन्होंने एक क्रोमोसोम को इन्होंने क्या ऐसे पाया गया है कि कुछ ऐसे ड्रोसोफिलास हैं, फीमेल ड्रोसोफिला, जिनका एक क्रोमोसोम तो नॉर्मल है, एक क्रोमोसोम इनका क्या है, वो है CLB। CLB मतलब क्या होता है, CLB मतलब होता है, C का मतलब होता है क्रॉस ओवर सप्रेसर। कुछ ऐसे जीन्स पाए गए हैं, ऐसे कुछ ड्रोसोफिला में, फीमेल ड्रोसोफिला में, जो क्रॉस ओवर को सप्रेस कर सकते हैं, ठीक। L मतलब होता है रिसेसिव लीथल जीन पाए जाते हैं, लेकिन ये रिसेसिव होते हैं इसलिए डेथ नहीं कॉज करते। और B मतलब होता है बार्ड आई, मतलब इससे हम फिनोटिपिकली पता लगा सकते हैं कि हाँ ये CLB फीमेल ड्रोसोफिला है, ठीक। ये सब ड्रोसोफिला फीमेल ड्रोसोफिला नहीं है, कुछ है, ठीक। तो इतना याद रखिए, ये स्मॉल क्यों हो गया। तो अब हम मुलर सर ने क्या किया कि फीमेल, इतना समझ में आया कि फीमेल है ड्रोसोफिला और मेल है, तो कुछ ऐसी फीमेल ड्रोसोफिला पाई गई हैं जिनमें हम जानते हैं फीमेल में 2 6 क्रोमोसोम्स होती है, XX और XX। तो एक उन्होंने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट यूज़ करने के लिए, म्यूटेशन का पता लगाने के लिए, एक क्रोमोसोम को नॉर्मल रखा, एक CLB वाला लिया। CLB मतलब होता है, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे तो अभी देख लेंगे, अभी हम पूरा ये जो टेस्ट है वो देख लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, ये जो फीमेल ड्रोसोफिला है इनको मेल के साथ मेट कराया, ठीक, मेटिंग कराई। लेकिन इन्होंने क्या किया, जो मेल है ना, इसको हमने इरेडिएट कर दिया। इरेडिएट कहने का मतलब हमने इसमें रेडिएशन डाल दिया, इसको म्यूटेट कर दिया, ठीक।
अब देखिएगा ये बात आप बिल्कुल समझ लीजिएगा कि एक CLB है और एक रेडिएटेड मेल है। हमने इसमें रेडिएशन डाल दी, एक्सरे डाल दी है, ठीक। अब इसका हम बना लेते हैं गैमेट। ये हम CLB को अच्छा चलिए CLB ही लिख देती हूँ मैं पूरा। ये CLB हो गया, ये नॉर्मल, ये हमारा, और ये वाई। अब क्रॉस कराते हैं हम। तो पहला ये हुआ, क्या बना, क्या बनेगा, CLB, और एक बनेगा, ये बनेगी फीमेल ड्रोसोफिला, XX है ना, तो फीमेल ड्रोसोफिला बनेगी, CLB फीमेल। फिर होगा इसका इस फोर्थ वाले के साथ CLB X और Y। फिर ये सेकंड का थर्ड के साथ X रेडिएटेड, ये भी फीमेल होगी, ये मेल होगा, और ये नॉर्मल XY नॉर्मल मेल होगा। ध्यान से देखिएगा क्रॉस, अभी थियरी पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हमने फीमेल ड्रोसोफिला लिया, CLB वाला ड्रोसोफिला लिया, एक मेल लिया, मेल को हमने म्यूटेट करा दिया, इस पर रेडिएशन डाल दी, ठीक। हमने गैमेट बनाया, एक CLB आ गया, X आ गया, XY। जब इन दोनों का क्रॉस कराया हमने तो हमें एक CLB फीमेल मिली, लेकिन ये इसके पास नो बार्ड आई था, तो इन्होंने इनको रिजेक्ट कर दिया मुलर सर ने। एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये जो CLB मेल बना है ये सरवाइव नहीं कर पाएगा, मर जाएगा, ये डाइज। ये जो फीमेल बनी है, ये फीमेल बनी है। अब यहाँ पे समझिए, देखिए एक फीमेल या मेल लिया हमने, फीमेल का एक नॉर्मल X क्रोमोसोम है और एक CLB क्रोमोसोम है, मेल का एक रेडिएटेड X क्रोमोसोम है और ये Y। हमने गैमेट बनाया XX, XCLB, XR, XY। जब क्रॉस कराया गया इसका और इसका, फर्स्ट एंड थर्ड का, तो नॉर्मल CLB आया, ठीक। नो CLB, सॉरी CLB तो है ही नहीं इसमें, X और X। यहाँ पे नॉर्मल मेल बना, इसका फर्स्ट और फोर्थ का किया तो हमने नॉर्मल मेल बना। XCLB और XR इसका कराया तो हमने CLB फीमेल बन गई। और इसके बाद ये हमने क्रॉस कराया XCLB और Y का, तो मेल बन गया ये, लेकिन ये मेल सरवाइव नहीं कर पाएगा या अल्टीमेटली मर जाएगा। और ये CLB बना ही नहीं, क्योंकि इसमें CLB आया ही नहीं, तो इसको रिजेक्ट कर दिया गया। अब इसके बाद क्या किया गया, ये जो हमारी आई हैं, एक CLB फीमेल और नॉर्मल मेल, इन दोनों का क्रॉस कराया गया। CLB फीमेल, ये फीमेल है, ये मेल है, इन दोनों का क्रॉस जब कराया गया, अब देखिएगा अभी आ रहा है बात म्यूटेशन वाली। तो जब इन दोनों का क्रॉस कराएंगे तो आप देखिए इसका इसके साथ कराया जाएगा तो XCLB X बनेगी, CLB फीमेल बन जाएगी, ये सर्वाइव करेगी, ये जिंदा रहेगी। इसका Y के साथ कराया जाएगा, XCLB और Y। एक बात ध्यान रखिएगा, जहाँ पे XCLB और Y बनेगा, ऐसा मेल बनेगा, वो जिंदा नहीं रह पाएगा, वो मर जाएगा, डाइज। फिर XR और XX, ये फीमेल जिंदा रहेगी, सर्वाइव करेगी। और इसके बाद XR XY, ये भी मर जाएगा। नहीं, अभी इसका देखना है, जो XR और XY बना है हमारा, तो इसके बारे में अब क्या है। जहाँ भी XCLB बनेगा वो तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो बिल्कुल मर ही जाएगा, उसका कोई यही नहीं कि मर जाएगा। ये CLB फीमेल बनी गई है और ये फीमेल बन गई है। हमारा जो X रेडिएटेड और Y आएगा, तो इसके बारे में मुलर सर ने ये बताया कि हमारा जो X रेडिएटेड और Y आया है, अगर किसी तरह का म्यूटेशन कॉज हो रहा है, देखिए जो हमारा XRY बना है, तो अगर ये डेड हो गया, अगर ये मर गया, तो इसका मतलब ये है कि हमारे F2 जनरेशन में, ये F1 है ना और ये F2 है, F2 जनरेशन में हमारा कोई भी मेल सर्वाइव नहीं कर पाएगा, कोई भी मेल जिंदा नहीं रह पाएगा। इसका मतलब कि म्यूटेशन कॉज हुआ है, ठीक। ये हमारा टेस्ट है। टेस्ट एक बार और समझ लीजिए, अभी हम थियरी पार्ट पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। हमने फीमेल लिया, मेल लिया, X और एक CLB लिया और एक रेडिएटेड मेल के साथ, रेडिएटेड मेल मतलब जिस पे हमने एक्सरेज डाली है ताकि म्यूटेशन कॉज कर दे। जब हमने क्रॉस कराया तो हमें एक नो CLB फीमेल मिली
और एक नॉर्मल मेल मिला, फिर CLB फीमेल मिली और एक CLB वाला मेल मिला जो मर गया। ठीक, फिर हमने नॉर्मल मेल को CLB फीमेल को क्रॉस कराया तो हमें CLB फीमेल मिली जो जिंदा रह गई। CLB मेल मिला जो मर गया, फीमेल नॉर्मल फीमेल मिली तो जिंदा रह गई। और एक हमें मिला रेडिएटेड मेल मिला, और रेडिएटेड मेल अगर मर जाता है, ठीक, अगर मर जाता है तो इसका मतलब ये है कि म्यूटेशन कॉज हुई है, और अगर जिंदा रहता है तो नहीं हुई है। ठीक, टेस्ट हो गया। अब हम आते हैं थियरी पार्ट पे। टेस्ट को बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, एक एक पॉइंट से थियरी क्लियर हो जाएगी। CLB मेथड, दिस मेथड इन्वॉल्व्स यूज ऑफ अ CLB स्टॉक विच क्वेरीज। ये मेथड CLB स्टॉक का यूज़ करते हैं जिसके पास क्या होता है, CLB का मतलब अब यहाँ आ रहा है, एन इन्वर्जन इन हेटेरोस्टेट टू वर्क एज क्रॉस ओवर सप्रेसर। क्रॉस ओवर सप्रेसर जीन होता है जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्रॉस ओवर को सप्रेस करता है, क्रॉस ओवर नहीं होने देता है। और रिसेसिव लीथल जिसको L है, L से डिनोट करते हैं हम। ठीक, ये रिसेसिव लेथल इसलिए खुद ही मरती नहीं है डाई। और एक डोमिनेंट मार्कर होता है। ठीक, डोमिनेंट मार्कर होता है बेयर्ड, B फॉर बेयर्ड आई, नैरो आई। ये B हमारा फिनोटिपिकली हमें ये बताता है, डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है कि हाँ ये फीमेल है, CLB फीमेल है, कह सकते हैं कि CLB फीमेल की पहचान है। ठीक, तो CLB मेथड हमारे पास पहचानने के लिए, मतलब जो ड्रोसोफिला हम यूज़ कर रहे हैं उसकी कुछ स्पेशलिटी है फीमेल ड्रोसोफिला की, वो CLB में यूज़ करता है। CLB क्या होता है, क्रॉस ओवर सप्रेसर, रिसेसिव लीथल और डोमिनेंट मार्कर। अब आते हैं, वन ऑफ द टू X क्रोमोसोम इन अ फीमेल फ्लाई कैरिड ऑल दीज 3 फीचर्स एंड द अदर X क्रोमोसोम वॉज नॉर्मल। क्या बोल रहा है कि जो हमारे पास 2 सेक्स क्रोमोसोम्स है फीमेल की, तो जो X क्रोमोसोम है वो ये तीनों चीज़ें रखता है, CLB रखता है अपने पास, और एक नॉर्मल होता है। मेल फ्लाइज इरेडिएटेड फॉर इंडक्शन ऑफ म्यूटेशन वर क्रॉस टू CLB मेथड। जो मेल फ्लाइज है उनको इरेडिएट कर दिया गया म्यूटेशन होने के लिए उनके अंदर, उसके बाद उनको CLB फीमेल के साथ क्रॉस कराया गया। मेल प्रोजेनी रिसीविंग CLB X क्रोमोसोम विल डाई। जो हमारे मेल प्रोजेनी हैं जिनके पास CLB आएगा, जो हमने देखा ना CLB ऐसा जो फॉर्म हुआ था मेल, वो मर जाता है, डाई कर जाएगा। द CLB फीमेल फ्लाइज ऑब्टेन्ड प्रोजेनी कैन बी डिटेक्टेड बाय बेयर्ड फिनोटाइप। और जो हमें CLB फीमेल मिल रही हैं उनको हम पहचान सकते हैं बेयर्ड फिनोटाइप से। अभी हमने बोला नहीं, जो बेयर्ड आई हैं इनको हम यूज़ करते हैं फिनोटिपिकली पहचानने के लिए CLB फीमेल्स को। दीज आर क्रॉस टू नॉर्मल मेल, और जो CLB फीमेल आएंगी उनको नॉर्मल मेल्स के साथ क्रॉस किया जाएगा। इन द नेक्स्ट जनरेशन 50% ऑफ मेल्स रिसीविंग CLB X क्रोमोसोम विल डाई। और नेक्स्ट जनरेशन में जो 50% CLB मेल्स होंगे वो मर जाएंगे। द अदर 50% मेल विल रिसीव X क्रोमोसोम विच मे और मे नॉट कैरी इन जनरेशन। और जो बचे रहेंगे मेल, हमने लास्ट में हमारा इरेडिएटेड आया था ना ऐसा वाला, तो ये हो सकते हैं जिंदा रहे या मर जाए, इस बात पे डिपेंड करता है कि म्यूटेशन हुई है कि नहीं। अगर मर गए तो मतलब म्यूटेशन नहीं हुई थी, और अगर बच गए तो मतलब जब मर गए तो मतलब म्यूटेशन हुई थी, और अगर जिंदा रह गए तो म्यूटेशन नहीं हुई थी। इन केस लीथल म्यूटेशन वॉज इंड्यूस्ड नो मेल्स विल बी ऑब्जर्व्ड। अगर लीथल, यही बोल रहा है कि अगर लीथल म्यूटेशन हो गया मतलब कोई भी मेल नहीं रहेगा, बच्चा जिंदा नहीं रहेगा। ऑन द अदर हैंड इफ नो लीथल म्यूटेशन वॉज इंड्यूस 50% मेल सर्वाइव। और अगर म्यूटेशन नहीं हुआ है तो 50% तक मेल सर्वाइव कर पाएंगे। द CLB मेथड वॉज द मोस्ट एफिशिएंट मेथड फॉर डिटेक्टिंग सेक्स लिंक लीथल क्रोमोसोम। इसलिए हमें CLB मेथड एक बहुत ही अच्छा मेथड है सेक्स लिंक लीथल म्यूटेशन जानने के लिए। ठीक, एक बार और फिर से आप टेस्ट देख लीजिए क्या हुआ था टेस्ट में हमारे। फीमेल CLB फीमेल को हमने मेल के साथ क्रॉस कराया, हमें क्या मिला, नो CLB फीमेल मिली, हटा दिया गया, नॉर्मल मेल मिला, CLB फीमेल मिली, और ये रेडिएटेड मेल मिला जिसको CLB मेल मिला जिसको वो जिंदा नहीं रह पाएगा, मर जाएगा। नॉर्मल मेल और CLB फीमेल को आपस में क्रॉस कराया गया तो हमें CLB फीमेल मिली, नॉर्मल CLB मेल मिला। CLB मेल तो कभी नहीं जिंदा रह पाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब क्यों नहीं जिंदा रह पाएगा, क्योंकि हमने जो लीथल जीन है ना, CLB में लीथल जीन है जो L, वो यहाँ पे डोमिनेंट बन जाएगा, इसीलिए हमारा मेल जो जिंदा नहीं रह पाएगा। फिर एक नॉर्मल फीमेल मिलेगी, ये जिंदा रहेगा, और हमें मिलेगा एक CLB मेल, रेडिएटेड मेल मिलेगा। रेडिएटेड मेल को अगर वो जिंदा रह जाता है इसका मतलब म्यूटेशन नहीं हुई है, और अगर जिंदा नहीं रहता है मतलब म्यूटेशन हुई है। इस तरह से हम पता लगा सकते हैं, ड्रोसोफिला में पता लगाते हैं कि म्यूटेशन हुई है या नहीं हुई है। ठीक, अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा होता है अटैच्ड X क्रोमोसोम टेक्निक।
अटैच एक्स क्रोमोसोम टेक्निक CLB मेथड से बहुत ज़्यादा इजी मेथड है। क्या होता है इसमें ये समझिए। इसका नाम है अटैच्ड एक्स क्रोमोसोम। अटैच एक्स क्रोमोसोम में क्या होता है, अटैच 2 एक्स क्रोमोसोम होती हैं। ये भी ड्रोसोफिला में ही होता है। कुछ ड्रोसोफिला ऐसी पाई जाती हैं जिनके पास, हम जानते हैं फीमेल में XX होता है, लेकिन ऐसी फीमेल पाई जाती हैं जिनमें अटैच, इनका सेंट्रोमियर्स आपस में जुड़े रहते हैं। 2 एक्स क्रोमोसोम होती हैं और एक वाई क्रोमोसोम भी होता है। ये फीमेल ही है लेकिन इनके पास 2 अटैच एक्स क्रोमोसोम है, एक वाई क्रोमोसोम होता है और मेल होता है XY। तो हम क्या करेंगे, हमें म्यूटेशन चेक करना है तो हम इसको भी रेडिएट कर देंगे। थोड़ा समझिएगा, ये पूरा बस एक स्टेप वाला है। अब हम इसकी बना लेते हैं गैमेट। ये मैं ऐसे बना रही हूँ ताकि ऐसे लगे कि अटैच है वो दोनों, ठीक। और ये वाई। अब इसकी हम बनाएं, क्रॉसिंग कराइए, क्या बनेगा, अटैच। ये सुपर फीमेल बन गई जो कि डाई, मर जाएगी सुपर फीमेल। ये वाली पोर्ट के साथ कराइए, ये बनेगी हमारे नॉर्मल फीमेल और इसकी क्रॉसिंग कराएंगे इसके साथ तो नॉर्मल मेल बनेगा और ये वाई की हो जाएगी तो ये डाई कर जाएगा, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है वो। तो अब क्या होता है, एक स्टेप पर मैंने क्यों कहा, देखिए अटैच एक्स क्रोमोसोम, अटैच मतलब होता है ना जो चीज़ आपस में जुड़ी हो, तो इनकी सेंट्रोमियर्स आपस में जुड़ जाते हैं तो 2 एक्स क्रोमोसोम आपस में जुड़ जाती है ये फीमेल ही, क्योंकि लेकिन इनके पास भी एक वाई क्रोमोसोम होता है और मेल के पास XY तो होता ही है। और मेल को हम थोड़ा रेडिएट कर देते हैं म्यूटेशन पता लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए फीमेल के पास भी वाई क्रोमोसोम है। तो क्या होता है, ये जो नॉर्मल मेल बना है, हम म्यूटेशन किस तरीके से पता लगा सकते हैं, इसके पास जो एक्स वाला पार्ट है वो तो हमारा आएगा, जो वाई वाला पार्ट है ये तो फीमेल से ही आएगा, लेकिन एक्स वाले पार्ट हमारा डिसाइड करेगा कि म्यूटेशन हुआ है कि नहीं। अगर एक्स पार्ट ही बना हमारा, XY बना तो नॉर्मल मेल बना है मतलब म्यूटेशन नहीं हुआ है। अगर वाई बन गया इसकी तरह, फीमेल ने एक्स दिया ही नहीं मतलब म्यूटेशन, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, म्यूटेशन हुई है, ठीक। तो ये तो टेस्टिंग है। अब हम थियरी पढ़ लेते हैं। अटैच एक्स क्रोमोसोम टेक्निक क्या है कि दिस टेक्निक इज़ बेस्ड ऑन अटैच एक्स फीमेल्स। ये टेक्निक अटैच एक्स फीमेल पे अटैच है, ऐसा फीमेल ये होती हैं। इट इज़ डेजिग्नेटेड टू स्टडी विजिबल सेक्स लिंक म्यूटेशन इन ड्रोसोफिला। हम इसको विजिबल सेक्स लिंक क्रोमोसोम म्यूटेशन समझने के लिए इसको बनाया गया है, ठीक। विजिबल मतलब जो ऐसा म्यूटेशन जो हमें दिखाई दे। म्यूटाजेन ट्रीटेड मेल्स आर मेटेड विद अटैच एक्स फीमेल। मैंने अभी टेस्ट किया ना, म्यूटाजेन फीमेल मतलब हम मेल को थोड़ा रेडिएट कर देंगे, इसमें थोड़ा रेडिएट कर देंगे, म्यूटेशन कॉज कर देंगे, इनको हम अटैच फीमेल के साथ क्रॉस कराएंगे, मीटिंग कराएंगे। द XX सुपर फीमेल एंड वाई प्रोजेनी प्रोड्यूस फ्रॉम क्रॉसेस डू नॉट सर्वाइव। ये जो वाई बनी है और जो सुपर फीमेल बनी है वो मर जाएंगी। ओनली द XX फीमेल एंड XY प्रोजेनी आर रिकवर्ड। यही दोनों फीमेल और मेल बचेंगी जो नॉर्मल होंगी। ऑल द मेल XY प्रोजेनी रिसीव देयर वाई क्रोमोसोम फ्रॉम द अटैच एक्स फीमेल पेरेंट। ये बोल रहा है कि जितने भी मेल बनेंगे जो वो उनका वाई क्रोमोसोम है वो उनको फीमेल से ही मिलेगा। वाइल देयर एक्स क्रोमोसोम ही कंट्रीब्यूटेड बाय म्यूटाजेन ट्रीटेड मेल पेरेंट। जो उनका एक्स क्रोमोसोम है वो म्यूटाजेन ट्रीटेड मेल पेरेंट से मिलेगा। इफ़ अ विजिबल म्यूटाजेन वॉज इंड्यूस इन द एक्स क्रोमोसोम, अगर किसी तरह का म्यूटेशन कॉज होता है एक्स क्रोमोसोम में स्पर्म के प्रोड्यूस बाय द म्यूटाजेन ट्रीटेड मेल, इट विल एक्सप्रेस इन द मेल प्रोजेनी, और वो मेल प्रोजेनी में दिखाई देगा। क्योंकि ये विजिबल है, दिखाई देने वाला है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, अलग तरीके से बनेगा जिससे हमें पता चल जाएगा कि म्यूटेशन कॉज हुई है। तो ये हमारा अटैच एक्स क्रोमोसोम हो गया, एमिस टेस्ट हो गया, और क्या था हमारा CLB मेथड हो गया। इसके अलावा हमारे कुछ मॉलिकुलर मेथड भी है डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशन के, जैसे हमारा इसमें RFLP हो गया, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। इस पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में बात की थी तो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। ये रेस्ट्रिक्शन साइट के वेरिएबल नंबर्स पे डिपेंड करता है, इससे हम पता लगाते हैं कि म्यूटेशन हुई है कि नहीं हुई है। PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जानते हैं, RT-PCR रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। वैसे मॉलिक्यूलर मेथड भी बहुत सारे हैं, हमने कुछ कॉमन लिए हैं। अब देखिए थोड़ा मेथड ई वाला नया है हमारे लिए, डीनेचरिंग ग्रेडियंट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसको शॉर्ट में हम DGGE कहते हैं, ठीक। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन माइग्रेशन विद
इनग्रेडिएंट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड डिटेक्ट क्लोज टू 100% ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। इस मेथड को हम यूज़ करते हैं पॉइंट म्यूटेशन को पता लगाने के लिए, और ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में होने वाली माइग्रेशन पर बेस्ड है। नेक्स्ट ये होता है हमारा सिंगल स्ट्रैंड कन्फर्मेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको शॉर्ट में हम SSCP कहते हैं। ये क्या करता है कि ये DNA फ्रेगमेंट आर डीनेचर्ड एंड रीनेचर्ड अंडर स्पेशल कंडीशन। इसमें DNA फ्रेगमेंट को पहले डीनेचर किया जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड किया जाता है, फिर कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर इसको रीनेचर भी किया जाता है, डबल स्टैंडर्ड भी कराया जाता है, जिसकी वजह से कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं जिनसे हम म्यूटेशन का पता लगाते हैं। इसके बाद DNA माइक्रोएरे, जो हमारे माइक्रोचिप्स होती हैं, छोटे छोटे इसमें बनाए रहते हैं। माइक्रोचिप्स की भी वीडियो है, आप देख लीजिएगा। उससे हम कई सारे माइक्रोचिप्स में क्या होती है, एक टाइम पे बहुत सारी हज़ारों मिलियंस रिएक्शन होती रहती हैं, इससे भी हम पता लगाते हैं। DNA सीक्वेंसिंग होती है। फिश जो हमारी टेक्नोलॉजी है, फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, ये कुछ मोलिकुलर मेथड्स हैं डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशन की। ठीक, तो हमने देखा हमारा जो भी था डिटेक्शन ऑफ नोन एंड अननोन म्यूटेशन। ये थोड़ा अलग थोड़ा सा टॉपिक है। आप एक बार वीडियो देखिए, अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा देखिए। अब मैं बता रही हूँ, एक बार वीडियो देखिए, फिर पूरे नोट्स मैंने बिल्कुल जो भी बताया है सिंपल इसमें लिखा है, एक बार पढ़िए फिर दोबारा देखिए, डेफिनेटली समझ में आएगा। बिल्कुल स्टेप वाइज और सिंपल एक्सप्लेनेशन है, और इसमें नोट्स भी हैं। ठीक, नोट्स आपको PDF फॉर्म में मिल भी जाएंगी। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।